मास्टर नायत और सफ़िया बेगम ने पेंशन मिलने के बाद बेटों को कनाडा भेज दिया और खुद भैंसें रखकर गुजारा करने लगे। और रात को सफ़िया बेगम दूध लेकर घर जाती तो वहीं दूध लेकर इनको रोटी पकड़ा देती और कहती कि शोहर के साथ डेरे पर जाकर खाएं। एक दिन बेटों ने कहा, अब्बा अब्बा भैंसें फ़रोख्त कर दें और आराम से घर बैठकर खाएं। तो बहू ने भैंसें फ़रोख्त करके पैसे रख लिए और ये कहकर दोनों को डेरे पर भेज दिया कि रात को खांसते हो तो बच्चे उठ जाते हैं। और फिर इन दोनों की खबर तक ना ली। एक दिन बेटे कनाडा से घर लौट रहे थे कि गाड़ी में इनकी नज़र डेरे पर पड़ी तो इनके कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मास्टर नायत के घर में आज खुशी का समा था। और होता भी क्यों ना, लंबे अरसे तक सरकारी नौकरी करने के बाद आज मास्टर नायत रिटायर हो रहे थे। इनकी बीवी सफ़िया बेगम खुशी से तमतमाते हुए चेहरे के साथ आज इनके इस्तकबाल की तैयारियां कर रही थी। बच्चे भी खुश थे कि मास्टर नायत की नौकरी ख़त्म हो गई थी और अब वो गांव में अपने बीवी बच्चों के साथ रहते हुए वक़्त गुजार सकते थे। मास्टर नायत की बीवी तो इनके साथ वक़्त गुजारी के ख्याल से खुश थीं, मगर बेटों की खुशी की एक और वजह भी थी। वो जानते थे कि अब्बा को रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद अच्छी खासी रकम मिलने वाली थी। मास्टर नायत जितने काबिल थे, बदकिस्मती से इनके दोनों बेटे ही मेहनत से जी चराने वाले थे। मास्टर नायत ने तो हालात से लड़ झगड़ कर सरकारी नौकरी हासिल कर ली थी और उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाकर इस काबिल भी कर लिया था कि वो कोई अच्छी नौकरी हासिल कर सकें। मगर न जाने क्यों इनके दोनों बेटों को पाकिस्तान में अपना मुस्तकबिल नज़र ना आता था। वो जब भी बात करते थे तो कनाडा, अमेरिका या किसी और मुल्क में जाकर कारोबार करने की बात करते। मास्टर नायत के पास इतनी गुंजाइश कभी ना बन सकी थी कि वो इन दोनों बच्चों को कानूनी तरीके से किसी दूसरे मुल्क भिजवा सकते। मगर अब जैसे जैसे मास्टर नायत की रिटायरमेंट का वक़्त करीब आ रहा था, इनके दोनों बेटे कुछ ज़्यादा ही पुरजोश होते जा रहे थे। वजह यही थी कि वो चाहते थे कि अब्बा को रिटायरमेंट का जो भी पैसा मिले वो इसे लेकर किसी दूसरे मुल्क जा सकें। आज फिर जब इनकी अम्मा ने बताया था कि अनायत साहब की आज आखिरी ड्यूटी थी, दोनों बेटे सर जोड़े प्लानिंग कर रहे थे कि अब्बा को किस तरह मनाया जाए कि वो इन्हें भेजने की बात पर अमल कर लें। शाम में जिस वक़्त मास्टर नायत घर लौटे तो इनके हाथ में फूलों का गुलदस्ता था। वो बेहद खुश थे और अब वो अपनी बाकी की ज़िंदगी आराम से गुजारना चाहते थे। रात के खाने पर सफ़िया बेगम ने खूब एहतमाम कर रखा था। खाने के दौरान ही मास्टर नायत ने महसूस कर लिया कि इनके दोनों बेटे आज कुछ गैर मामूली तौर पर पुरजोश नज़र आ रहे हैं। वो इनसे कुछ बात करना चाहते थे, बार बार कहने के लिए मुंह खोलते मगर फिर खामोश हो जाते। मास्टर नायत अक्लमंद आदमी थे। वो जानते थे कि इनके बच्चों की अंदरूनी ख्वाहिश क्या है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बेहतर यही समझा कि वो इन्हें बोलने का मौका दें कि क्या बात है। ज़हीर और कबीर, तुम दोनों आज बिल्कुल खामोश हो। दोनों बेटे मास्टर इनायत की बात पर पूरी तरह चौंके, मगर उन्होंने समझा कि यही मौका अच्छा है, अब्बा को दिल की बात बता देनी चाहिए। कबीर कहने लगा, अब्बा जान अरसा हो गया है, मैं गांव में मामूली सी परचून की दुकान चला रहा हूँ। मैं शहर में नौकरी मिलती नहीं, और अगर मिलती भी है तो इसकी इतनी तनख्वाह ही नहीं होती कि हम अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। मैं चाहता हूँ कि आप रिटायरमेंट पे मिलने वाली रकम से मुझे और ज़हीर को कनाडा भिजवा दें। मैंने सब कुछ मालूम कर लिया है। कनाडा जाने के लिए अखराजात काफ़ी कम हैं और वहाँ काम भी आसानी से मिल जाता है। मैं वहाँ जाते ही आप दोनों की ज़िंदगी बदल दूँगा और वहाँ आप लोगों को यकीनन इस फैसले पर पछतावा नहीं होगा। कबीर पुरजोश होकर बोलता जा रहा था। ज़हीर भी इसकी हाँ में हाँ मिलाने लगा। मास्टर नायर ने खामोशी से नवाला अपने पेट में वापस रख दिया। वो जानते थे कि जवान औलाद को ज़्यादा अरसा टालना नामुमकिन था, इसलिए उन्होंने खामोशी से सर हिला दिया। कबीर और ज़हीर की खुशी की इंतहा ना रही। मास्टर नायर ने तो हामी भर ली, मगर सफ़िया बेगम की शिकायत शर्त थी कि कनाडा जाने से पहले दोनों गांव में शादी करके जाएंगे। वो नहीं चाहती थी कि कल कला को ज़हीर और कबीर गोरी मेमने ब्याह कर ले आएं।
कबीर और जहीर को भला क्या एतराज़ हो सकता था। मंगनियाँ तो दोनों की बचपन से ही तय हो चुकी थीं। सफ़िया बेगम ने पलक झपकते दोनों की शादी का ऐलान कर डाला। हफ्ते के अंदर अंदर ही सारा और ज़ारा दोनों सफ़िया बेगम की बहुएं बनकर इनके आंगन में उतर आईं। दोनों बहनें थीं, इसलिए दोनों में गहरा इत्तेफाक था। कबीर और जहीर सारा पैसा लेकर कनाडा चले गए। मास्टर नायत यूँ तो खामोश थे, मगर वो बेहद परेशान भी थे। इनकी जो भी जमा पूंजी थी वो उन्होंने बेटों को दे दी थी। अब वो बस इन्हीं के बेचे हुए पैसों पर इन्हिसार कर सकते थे। खामोशी से माह गुजर गया, मगर जहीर और कबीर ने मास्टर नायत के अकाउंट में कोई रकम ना भेजी। वो माह तो जैसे जैसे गुजर गया, जब अगला माह ख़त्म हुआ तो कोई रकम ना आई, तो मास्टर नायर ने मजबूर होकर कबीर को फ़ोन किया और कुछ रकम भेजने का कहा। क्या कह रहे हैं अब्बा? रकम भिजवा तो रहा हूँ। सारा और ज़ारा दोनों के अकाउंट में पिछले माह भी पैसे भिजवाए थे और इस महीने भी। आप दोनों का भला अपना क्या खर्चा होता है, जो कुछ खाना पीना होता है वो सारा और ज़ारा से कह दिया करें, वो बना दिया करेंगी। इस उम्र में अब कहाँ अब बैंकों के धक्के खाते फिरेंगे। कबीर ने तो सारी बात भी ख़त्म कर दी थी। मास्टर नायर ने खामोश सा होकर फ़ोन बंद कर दिया। इनके हाथ कट चुके थे। यूं ही 7 दिन कटते गए। अगर एक रोज़ सफ़िया बेगम को शदीद निमोनिया ना हो जाता, मास्टर नायत को इन्हें अस्पताल लेने जाने के लिए रकम की ज़रूरत थी। उन्होंने बहू से रकम मांगी तो उन्होंने बुढ़िया का ड्रामे कहकर घर में हंगामा खड़ा कर डाला। मास्टर नायत तो बहू के बुरे रवैये की वजह से हैरान रह गए। इस रोज़ उन्होंने फैसला कर लिया कि घर में जो भैंस है इसका दूध घर में इस्तेमाल करने के बजाय इन्हें फ़रोख्त कर दिया जाए, ताकि इससे हासिल होने वाली आमदनी को वो और सफ़िया बेगम खुद पर खर्च कर सकें। उन्होंने खामोशी से अपना और सफ़िया बेगम का बोरिया बिस्तर बांधा और अपने घर से दूर डेरे पर चले गए। वहाँ एक कमरा था और जानवरों के बांधने की जगह थी। मास्टर नायत और सफ़िया बेगम के लिए जगह काफ़ी थी, मगर इनकी बदबख्त औलाद इन्हें यहाँ पे सुकून ना लेने देती थी। दोनों बहुओं ने ज़हीर और कबीर को फ़ोन पर न जाने क्या क्या पट्टियाँ पढ़ाईं कि अगले ही दिन ज़हीर की माँ को फ़ोन आ गया। अम्मा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप लोग अपना बोरिया बिस्तर बांध कर डेरे पर चले गए हैं। लोग क्या कहेंगे कि बहू से आपकी 2 वक़्त की रोटी भी ना पकाई गई। आप खुदारा सारा और ज़ारा को बेइज्जत ना करें, वो दोनों आपका बहुत ख्याल करती हैं। आप लोगों ने अगर डेरे पर आज़ादी के घर से रहना भी है तो कम से कम खाना आप घर पर वापस जाकर खाया करें। सफ़िया बेगम ने अरे अरे करती रह गई, मगर ज़हीर ने बगैर कोई बात सुने फ़ोन काट दिया। वो अपनी कह चुका था। सफ़िया बेगम ने सोचा बात को बढ़ाने से बेहतर यही है कि वो खामोशी से घर जाकर खाना खा लिया करें। मगर इस रात जब वो खाना लेने अपने घर पहुंची, अभी दरवाज़ा बचाया ही था कि अंदर से ज़ाहिरा की पाटदार आवाज़ सुनाई दी। आ गई हो बुढ़िया, फिर से चैन कहाँ लेने देती हो? कितनी मुश्किल से तो घर से निकली है, मगर ज़हीर है कि फिर भी इनको हमारे सर पर सवार करने पर तुला है। सफ़िया बेगम तो मानो ज़मीन में गड़ कर रह गई, पर उन्होंने कुछ ना कहा। बेटों के हाथों मजबूर थे। ज़ारा ने दरवाज़ा खोला और इनकी शक्ल देखते ही वापस अंदर पलट गई। कुछ ही देर के बाद जब वो वापस आई तो इनके हाथ में खाने के बर्तन थे। वो बर्तन सफ़िया बेगम के हाथ में तकरीबन फेंकते हुए बोली, आप ये खाना ले जाएं और अब्बा के साथ वहीं खा लें। फिर थोड़ी देर के बाद जब सोने के लिए आप लोग घर वापस आएंगे तो बर्तन वापस ले आइएगा। सफ़िया बेगम खामोशी से खाना लेकर पलट गई। इनका जी तो नहीं जा रहा था कि वो घर वापस आकर सोएं, लेकिन डेरे पर बिजली का कोई इंतज़ाम ना था और शदीद हब्स की रातें थीं। इसलिए मजबूरन सफ़िया बेगम और मास्टर नायत रात के अंधेरे में चलते हुए सोने के लिए घर वापस आ गए। दिन इसी तरह गुजरने लगे। मास्टर नायत का फैसला दुरुस्त था। दूध को बेचकर इन्हें अच्छी खासी आमदनी होने लग गई थी। ये आमदनी वो अपने और सफ़िया बेगम के ऊपर खर्च करते। एक रोज़ मास्टर नायत और सफ़िया बेगम रात को घर लौटे ही थे कि कबीर का नन्हा सा बेटा, जिसके जाने के बाद पैदा हुआ था, पाँव पाँव चलता हुआ इनके पास आ पहुंचा। मास्टर नायत को बेख्तियार इस पर प्यार आ गया। अगले ही दिन उन्होंने अपनी सारी मसरूफियात एक तरफ रखीं और शहर जाकर अपने पोते के लिए एक वाकर ख़रीद लाए। वो वाकर इस कदर खूबसूरत और महंगी थी कि ज़ारा की आंखें फटी की पटी रह गईं। थोड़ी ही देर के बाद दोनों बहनें सर जोड़कर बैठ गईं। लगता है कि ये दोनों बुढ़े पूरी अच्छी खासी रकम कमा रहे हैं।
जब भी तो इतना महंगा वाकर खरीद कर ले आए हैं। हम हैं कि 2 जोड़े बनवाने के लिए पैसे भी चाहिए हों तो ज़हीर व कबीर का मुँह देखना पड़ता है। हफ्तों तक इन्हें फ़ोन करो तो चंद पैसे भेजते हैं। उन्होंने खामोशी से चंद दिन तक मास्टर इनायत और सफ़िया बेगम की जासूसी की, मगर इन्हें बर्दाश्त ना हो रहा था कि दूध को बेचकर मास्टर इनायत और सफ़िया बेगम आखिर जो पैसे कमाते हैं वो अपने पास क्यों रखते हैं। हसद की आग ने इन्हें बेचैन कर रखा था। थोड़ी देर के बाद ज़ारा और सारा का साजिदी जहन एक मंसूबा बना रहा था। अगले दिन सफ़िया बेगम डेरे पर भैंसों को चारा डाल रही थी जब ज़ारा रोती पीटती और शोर मचाते हुए डेरे के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। अम्मा जी कहाँ हैं आप? मुझे और सारा को बच्चों समेत वहाँ घर पर अकेला छोड़कर आप दोनों यहाँ पर बैठे रहते हैं। हम दोनों की इज्जत महफूज नहीं है। आज अगर हमें अल्लाह ने ना बचाया होता तो न जाने हमारे साथ क्या सलूक होता। वो बुरी तरह से रोती हुई दाड़े मार रही थी। सफ़िया बेगम के तो हाथ पांव फूल गए। उन्होंने ज़ारा को पकड़कर चारपाई पर बैठाया और जल्दी से पानी का गिलास ला कर दिया। इसने पानी पीते ही फिर से शोर शराबा शुरू कर दिया। मैं कुछ नहीं जानती, बस आज से आप लोग डेरे पर नहीं रहेंगे। घर में आज दिन दिहाड़े चोर घुस आया था। मैंने और सारा ने बड़ी मुश्किल से खुद को कमरे में बंद करके बचाया। नामालूम वो घर से क्या क्या चीज़ें चुरा कर ले गया है। ज़ारा ने भराई हुई आवाज़ के साथ बताया तो सफ़िया बेगम के उसान खता हो गए। मास्टर इनायत भी तब तक आ चुके थे। ये बात उन्होंने सुनी तो शदीद फ़िक्रमंद हो गई। अब इनके पास और कोई चारा ना था कि वो दोनों दोबारा से बहुओं के साथ इनके घर पर जाकर रहना शुरू कर देते। उन्होंने खामोशी से अपना बोरिया बिस्तर बांधा और दोबारा से अपने घर जा पहुँचे। इस बार भैंसें भी वो अपने साथ ही लेकर आए थे। घर आने के बाद 1-2 दिन तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक रहा, मगर एक रोज़ जब मास्टर इनायत भैंसों का दूध फरोख्त करने जा रहे थे तो सारा ने लपक कर इनके हाथ से दूध की बाल्टी ले ली। अब्बा जी, क्या आप इस उम्र में मेहनत करते रहते हैं? आप बस दूध निकाल लिया करें, फ़रोख्त मैं खुद ही कर लिया करूँगी। मास्टर इनायत ज़ारा का मुँह तकते रह गए। वो जान गए थे कि बहू इन्हें वापस क्यों लेकर आई है, मगर वो किसी भी सूरत में दूध से हासिल होने वाली आमदनी से हाथ नहीं धो सकते थे। ये इनके गुसर बसर का वाहिद ज़रिया थी। इनके इनकार पर दोनों बहुओं ने इस कदर हंगामा मचाया कि मास्टर नायर ने कानों को हाथ लगा लिए। दोनों बहुओं ने इनसे बोलचाल बंद कर दी। इस पर भी बस ना किया तो एक रात ज़हीर का फ़ोन आ गया। अब्बा, आपको शर्म नहीं आती? इस उम्र में बहुओं पर जुल्म ढाते हैं। वो बेचारियाँ अपना घर बार छोड़कर आप दोनों की खिदमत में जती रहती हैं। हम दोनों भी वहाँ मौजूद नहीं हैं। वो सिर्फ आप दोनों के ही सहारे पर तो रहती हैं, लेकिन आप दोनों मियाँ बीवी न जाने किस मिट्टी के बने हैं। कभी किसी बात को लेकर हंगामा करते हैं तो कभी किसी बात को लेकर। अब भैंसों के दूध को लेकर आपने ज़ारा को कितनी बातें सुना डाली हैं। सारे फसाद की जड़ यही भैंसें हैं। बेहतर यही है कि आप इन दोनों भैंसों को फ़रोख्त कर दें। ज़हीर ने हमेशा की तरह बात ख़त्म कर दी और फ़ोन काट दिया। बाप की कोई ना सुनी। वो दिल पसीज कर रह गए। वो किसी सूरत भी भैंसें फ़रोख्त नहीं करना चाहते थे। अगली सुबह ज़हीर का एक पुराना दोस्त दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। मास्टर इनायत इस वक्त घर पर मौजूद ना थे, सिर्फ सफ़िया बेगम थी। ज़हीर के दोस्त ने कहा कि वो भैंसें खरीदने के लिए आया है। इसे ज़हीर ने कनाडा से फ़ोन करके इतला दी थी। ज़ारा तो पहले ही जली गली बैठी थी। इसने फटाफट दोनों भैंसों की रस्सी खोली और ले जाकर ज़हीर के दोस्त को पकड़ा दी। ना कोई भाव ताव किया और ना ही रकम तय की। ज़हीर के दोस्त ने भी हैरान होते हुए जितनी रकम इसका दिल किया इतनी इसने ज़ारा के हाथ पर रख दी। ज़ारा इस रकम को देखकर तो खुशी से फूले ना समाई। बेअकल औरत थी। फटाफट ले जाकर रकम आती सारा के हवाले की और अगले ही दिन दोनों ने जाकर दिल खोलकर शॉपिंग की। मास्टर इनायत और बेगम सफ़िया दिल महसूस करके रह गए। उन्होंने सारी उम्र मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया था। अब मामूली बातों पर बेटों और बहुओं के हाथों से बेइज्जत होते हुए इन्हें शदीद तकलीफ़ होती थी। वो ये ना जानते थे कि अभी इनका इम्तिहान बाकी है। मौसम बदल रहा था और इस बदलते मौसम का मास्टर इनायत पर बुरा असर हुआ। इन्हें शदीद खांसी लाक हो गई।
वो पूरी पूरी रात चारपाई से उठकर खांसते रहते। इलाज मुआवजे के लिए इनके पास रकम ना थी। बहुओं को कुछ कह नहीं सकते थे। वो दोनों बेटे मुल्क से बाहर थे। उन्होंने खामोशी से अपना आप हालात के हवाले कर दिया। कुछ दिन इसी तरह गुजरे कि एक दिन सफ़िया बेगम खामोशी से इनके पास चारपाई पर आकर बैठ गई। आज वो खिलाफ़े मामूल कुछ ज़्यादा ही उदास लग रही थी। क्या बात है सफ़िया बेगम, आज इतनी चुप चुप सी क्यों हो? क्या कोई नई बात हुई है? मास्टर नायत की बात पर सफ़िया बेगम ने एक उदास सी नज़र इन पर डाली और कहने लगी, दोनों बहुएं पूरा दिन मुझसे बात नहीं करती। न जाने अब इनके जहन में क्या खिचड़ी पक रही है। मुझे तो इनके तेवर ठीक नहीं लगते। न जाने ज़हीर और कबीर कब वापस आएंगे। शायद इनकी मौजूदगी में इन दोनों को हमारा ख्यालात आ जाएं। अभी तो ये हाल है कि अपनी और आपकी रोटी भी खुद पकाना पड़ती है। सफ़िया बेगम की बात पर मास्टर नायत भी दिल बर्दाश्ता हो गए, मगर उन्होंने बीवी को तसल्ली दी, ये जाने बगैर कि आज रात इनके साथ कैसा सख्त फैसला होने वाला था। इस रात मास्टर नायत की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी। आधी रात के वक़्त इन्हें शदीद खांसी का दौरा पड़ा। वो बुरी तरह खांसते हुए चारपाई से उठ बैठे। इनकी खांसी की आवाज़ सुनकर साथ वाले चारपाई पर सोया हुआ इनकी बहू का बेटा उठ बैठा और रोने लगा। इसका रोना था कि सारा ने उठकर दहाइयाँ देना शुरू कर दी। हाय हाय, ना दिन में सुकून है ना रात में सुकून है। ये बुढ़ा ना तो मरता है और ना ही जान छोड़ता है। खांस खांस कर हम सब का जीना हराम कर रखा है। सारा दिन काम करो और रात में सोने के लिए चंद घड़ी लेटो तो इससे भी सुकून नसीब नहीं है। न जाने आप दोनों डेरे से वापस क्यों आ गए थे। वहीं पर रहते कम से कम हम लोग सुकून से तो सो तो सकते। जोहरा की बात सुनकर मास्टर नायत हक्का बक्का रह गए। शोर की आवाज़ों से सफ़िया बेगम भी जाग चुकी थी। ज़ारा ने सिर्फ शोर मचाने पर बस ना किया, बल्कि हंगामा करने लगी। इसका तकाजा यही था कि मास्टर नायत अभी और इसी वक्त बेगम सफ़िया को लेकर डेरे पर चले जाएं। मास्टर नायत वैसे ही हद से ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हो चुके थे। इनका एक लम्हा भी अब इस घर में रुकने को दिल ना चाहता था। उन्होंने इतनी मेहनत और मोहब्बत और चाहत से बनाया था ये घर, अब इनकी बहुओं का था। उन्होंने खामोशी से बेगम सफ़िया का हाथ पकड़ा और डेरे पर चले गए। डेरे की ज़िंदगी वैसे ही थी। बिजली का कोई बंदोबस्त ना था। मास्टर नायत और बेगम सफ़िया शदीद मुश्किल का शिकार होते। लालटेन जलाते, दिया जलाकर रात का कुछ वक्त गुजारते। अब तो इनके पास अपने गुजर बसर के लिए रकम भी ना होती थी। बस 2 वक्त की रोटी का आसरा होता था, जो सफ़िया बेगम घर जाकर मांग कर ले आती थी। मास्टर नायत के ना पर सख्त चोट पड़ती थी। वो दिन ब दिन खामोश होते जा रहे थे। बस एक जगह बैठकर खला में घूरते रहते। उन्होंने रिटायरमेंट से पहले एक शानदार ज़िंदगी गुजारी थी। सरकारी दफ्तर में इनका खूब असर शौक था, मगर अब तो जैसे लगता था जैसे वो बेकार फाजिल पुर्जे की तरह हैं। इनकी इस रोज़ की खांसी मुनासिब इलाज ना होने की वजह से पूरी तरह बिगड़ गई। पता ही ना चला कि कब इन्हें टीबी जैसे मौजी मर्ज ने आ गिरा। इस रात शदीद बारिश हो रही थी। यूं लगता था आज तूफ़ान अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ डालेगा। इस रात सफ़िया बेगम शदीद परेशान थी, क्योंकि मास्टर नायत को रह रह कर खांसी के शदीद दौरे पड़ रहे थे और इनके मुंह से खून के छींटे उड़कर कमरे में जा बजा बिखर रहे थे। कितनी बार चुपके चुपके रो चुकी थी। इनके पास रकम ना थी कि वो मास्टर नायत का इलाज करवा सकें। कितनी देर तक वो मास्टर नायक की टांगें दबाती रहीं और अपने बेटों को याद करके रोती रहीं। इन्हें याद आया जब दोनों बेटे पैदा हुए थे तो कैसे इनका सर फ़ख्र से बुलंद हो गया था कि इनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, मगर बेटों ने तो पलट कर पूछा ही ना था। जिन 2 बहुओं को वो अपने हाथों से ब्याह कर लाई थी, वो अपने घर में सुकून से रह रही थी और इनके बेटों की कमाइयाँ खा रही थी। इन्हें कोई परवाह ना थी कि सास और ससुर डेरे पर किस साल में होंगे। जैसे जैसे रात गुजरती गई, मास्टर नायक की तबीयत बिगड़ती चली गई। आखिरकार सफ़िया बेगम ने से इनकी हालत देखी ना गई। अब तो इनकी सांसें भी उखड़ने लगी थीं। उन्होंने फैसला कर लिया कि वो मास्टर नायक को गांव के बाहर वाक़या सरकारी डिस्पेंसरी में ले जाएंगे। उन्होंने सुन रखा था कि वहाँ पर इलाज की अच्छी सहूलतें हैं। उन्होंने मास्टर नायक को सहारा दिया और इन्हें चलाते हुए डेरे से बाहर निकल आई।
वो लड़खड़ाते कदमों से बड़ी मुश्किल से चल रहे थे। सफ़िया बेगम खुद भी काफ़ी बूढ़ी थीं, मगर किसी न किसी तरह उन्होंने मास्टर नायत का वज़न उठा लिया था। जिस वक्त कच्ची सड़क से निकलकर वो लोग पक्की सड़क पर चढ़े, तभी अचानक वो हुआ जिसका इन दोनों में से किसी को गुमान तक ना था। अचानक बड़ी सड़क पर मोड़ के दूसरी तरफ से एक गाड़ी इनकी तरफ मुड़ी। हेडलाइट्स की रोशनी इन दोनों मियाँ बीवी पर पड़ी तो वो दोनों बुरी तरह से लड़खड़ा कर गिर पड़े। किस्मत अच्छी थी कि गाड़ी की इनके साथ टक्कर ना हुई, वरना तेज़ बारिश में कुछ भी मुमकिन था। गाड़ी का ड्राइवर वो खिलाकर बाहर निकला और मास्टर नायत और बेगम सफ़िया की आंखें खुली की खुली रह गई। वो कोई और नहीं बल्कि ज़हीर था, इनका बेटा ज़हीर। इसके पीछे पीछे कबीर भी गाड़ी से नीचे उतर रहा था। वो दोनों आज ही कनाडा से वापस आए थे और अब गाड़ी बुक करवा कर अपने गांव वापस आ रहे थे। कबीर और ज़हीर की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। उन्होंने ज़मीन पर गिरे पड़े कीचड़ में लथपथ अपने वालदैन को देख लिया था। उन्होंने वालदैन की जो ये हालत देखी तो जहाँ के कहाँ खड़े रह गए। माँ बाप सूंघ कर घंटा हो चुके थे। टीबी ने मास्टर नायक को मौत के मुंह में पहुंचा दिया था। इन दोनों को कुछ भी कहने की ज़रूरत ना थी। इनकी हालत कबीर और ज़हीर को सब कुछ खुद बता रही थी। रात के इस पहर वो दोनों बुढ़े मियाँ बीवी इलाज की तलाश में भटक रहे थे, जबकि इनके पास 1 रुपया तक ना था। ज़हीर और कबीर शर्मिंदगी से गिड़गड़ा रहे थे। उन्होंने बूढ़े माँ बाप को गाड़ी में बिठाया और गाड़ी का रुख मोड़ लिया। वो शहर के बड़े अस्पताल की जानब जा रहे थे। अगली सुबह तूफान थम चुका था। ज़हीर और कबीर वालदैन को सहारा दिए अपने घर ला रहे थे। घर आते ही उन्होंने सारा और ज़ारा को साफ कह दिया कि अगर इन दोनों ने इनके वालदैन के साथ अच्छे से सलूक से नहीं रहना तो वो अपने घर जा सकती हैं। दोनों के मुंह खुले के खुले रह गए, लेकिन उन्होंने खामोशी से शोहरों का मुतालबा तस्लीम कर लिया। कबीर और ज़हीर वापस आ चुके थे। उन्होंने गांव में अपनी भैंसों का डेयरी फार्म बना लिया था। किस्मत मास्टर नायत और सफ़िया बेगम पर एक मर्तबा फिर से मेहरबान हो गई थी और इनके बेटे दोबारा से इनके फरमाबरदार बन गए और वो दोनों ही अल्लाह का शुक्र अदा करते ना थकते थे।